छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस समय को मुबारक चीज़ समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा, मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में क्या हुआ और क्या सुना और क्या जाना था हमने, ये तो मालूम होगा ना आपको। हाँ, अपनी बाहों में उठाया था कविशा को अमाल ने और फिर टेरेस पर ले गई थी। टेरेस पर एक टेंट हाउस था, लेकिन वो सिर्फ टेंट हाउस तो नहीं था, क्यूटी टेंट हाउस था जिसमें एक ग्रीनी बल्ब जल रहा था। और फिर उसे देखते ही कविशा के वो कदम नाच उठे थे। वो कुर्ता ज़रा ऊपर गया था और उन कुर्तों के ऊपर जाने से जो नज़र आया था उस पर अमाल के हाथ गए थे। कविशा को अपनी बाहों में उठाकर वो उस टाइनी और क्यूटी टेंट हाउस के अंदर चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ तो जाकर सुनिएगा, मैं ज़रा आगे बढ़ जाती हूँ। रात का पहर गहरा गया था। हवेली में लगभग सभी अपने अपने अरकान जा चुके थे। सभी अपनी नींद में गुम थे, सिवाय 2 लोगों को छोड़कर। लेकिन कोई तीसरा भी था जिसे नींद नहीं आ रही थी, जिसके कदम ज़रा दबे दबे से पड़ रहे थे। कुछ ढूंढ रहे थे वो कदम। वो किसके कदम थे? उन कदमों ने एक रूम का दरवाज़ा खोला था। वो रूम अक्सर मॉम ही खोला करती थी और कोई नहीं। लेकिन आज ये कौन है? अमाल तो कविशा के साथ है और रू मॉम के साथ। उदय को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, तो फिर किसके कदम है ये? जल्दी इस कोल्हापुरी चप्पल में ये कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस दरवाजे को खोल चुके हैं। खोलने के बाद कुछ अलमीरा रखी हुई हैं। उन अलमीरा में से एक को ये कदम खोल चुके थे। क्या कोई चोर है? चोर, और वो भी मॉम की हवेली में। क्या उसे अपनी जान गंवानी है? फिर यह है कौन? इस टाइनी टेंट हाउस में, क्यूटी टेंट हाउस में, अपनी गोद में आमाल कविशा को लिए बैठी है और वो लफ्ज़ कहे हैं कि वो अपनी बीवी को थका देना चाहती है। इसी लफ्ज़ पर दोनों की निगाहें बंद आई हैं और बंद कर जम गई हैं। एक दूसरे को बिना कुछ कहे सिर्फ देख रहे हैं ये दोनों। अमाल के दोनों हाथ कविशा की कमर पर हैं, कुर्ते के नीचे से, और कविशा के दोनों हाथ अमाल की गर्दन में नागिन की तरह लिपटाए हैं। कविशा की निगाहों में अपनी निगाहों को जमाए ही अमाल ने अपने लबों को ज़रा आगे बढ़ा दिया था और कविशा की चिन को अपने दांतों में दबा लिया था। क्या कर रही हो तुम? कहा ना मैंने, मुझे अपनी बीवी को थकाना है, बस वही। इतनी तेज काटा है तुमने। अमाल कपूर,
मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कविशा ने ये कहते हुए जरा अपनी उन हाथों की नागिन को गर्दन पर दबा सा दिया था। तो मार दो ना, किसने रोका है? ये कहकर अमाल ने और तेजी से उसकी चिन को काट लिया, जिससे कविशा ने अपना सर पीछे की तरफ झुका दिया। उसने जैसे ही अपना सर पीछे की तरफ झुकाया था, उसकी गर्दन एक्सपोज हुई थी अमाल की निगाहों और उसके लबों के आगे। और बस उसके लबों ने ज़र्रा भर भी देरी नहीं की थी, अपने आप को वहाँ रख दिया था। रख कर उस गर्दन को चूमने लगी थी, हर जगह, इंच बाई इंच। अब अमाल तो अपना काम कर रही थी, उसे क्या पता कि उसकी गर्दन में जो कविशा की नागिन लिपटी हुई है वो ज़रा अपना फैन फैलाने लगी है। और कविशा के उन हाथों ने अमाल की गर्दन को दबाना शुरू कर दिया था, जैसे एक अजगर अपनी पकड़ में ली हुई चीज़ को दबाने लगता है, बस वैसे ही। तभी अमाल ने अपनी निगाह फिर से कविशा की उस बेहद गर्दन पर की थी और फिर उसने अपने दाहिने हाथ को कविशा की बैक से हटाया और बगल में ज़रा सा खींच कर आगे बढ़ाया था, जहाँ उसने वो चॉकलेट रख दी थी चुपचाप से, जो वो अपनी जेब में ले आई थी। कविशा अभी वैसे ही की वैसे ही थी, क्योंकि अमाल के दांत अपनी चाल चल रहे थे। अमाल ने जल्दी से उस रैपर को पीछे कर कर खोल दिया था, और जब उसने रैपर को खोला तो देखा कि चॉकलेट तो पहले से ही इतनी मेल्ट हो गई है। फट से उसने अपनी इंडेक्स फिंगर की टिप पर चॉकलेट बटोरी और फिर कविशा की गर्दन पर उसने उसी चॉकलेट से ए बना दिया। ए बनाते हुए वो गर्दन की उस गड्ढे में आकर ज़रा अपने इंडेक्स फिंगर को दबाव दे गई थी, जिससे कविशा की वो झुकी हुई गर्दन वापस अमाल के चेहरे के सामने आ गई थी। और कविशा की वो तेज तर्रार कटीली निगाहें अमाल की निगाहों में पड़ी थी। कविशा की निगाहों में साफ साफ देखा जा सकता था कि उसकी निगाहें किसी तीर की तरह अमाल के दिल को घायल कर रही थी, क्योंकि अमाल की उस हरकत ने कविशा की मदहोशी में बढ़ोतरी कर दी थी। और उसी मदहोशी को उसने अपनी निगाहों में बटोर कर एक कटीला भाव दिया था। कटार थी उसकी नज़र में, उसके देखने में, जो अमाल की निगाहों से उतर कर उसके दिल तक पहुंच रही थी। उसकी निगाहों को ऑब्जर्व करते हुए अमाल ने अपनी चिन को और आगे बढ़ाया था कविशा की गर्दन पर, और फिर अपनी टंग को निकाल कर उस चॉकलेट को वहाँ से रिसीव किया था। ए बनाया था उसने अपनी फिंगर से, राइट टू लेफ़्ट, लेकिन उसकी टंग चली थी लेफ़्ट से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, और वो सारी चॉकलेट वहाँ से अमाल ने गायब कर दी थी। चॉकलेट तो गायब कर दी थी अमाल ने, लेकिन कविशा की मदहोशी बढ़ा दी थी। जो गर्दन पर उसके हाथ दब रहे थे कविशा के, नागिन बनकर जैसे डस रहे थे। फिर अपनी उन्हीं निगाहों से अमाल ने कविशा को देखा था और उसके सामने अपने होठों को अपने राइट हैंड से रब किया था, जैसे वो कविशा को ललचा रही थी। जब कविशा के होठ जल्दी से बढ़े थे अमाल की तरफ, अमाल ने उसके होठों को रोक दिया था। आहा, नहीं मेरी बीवी, अभी नहीं। मेरी बीवी ने मेरे सामने किसी और को खाना खिलाया ना, तो अब मुझे अपनी बीवी से नहीं, अब मुझे अपनी बीवी को खाना है। ये कहते हुए अमाल ने उस कुर्ते को दूर फेंक दिया था, और अब कविशा उसके सामने, उसकी गोद में, उसकी बाहों में बेपर्दा थी, बिल्कुल बेपर्दा, सिर्फ एक स्किन का पर्दा लिए हुए। अमाल ने एक निगाह भर कर अपनी बीवी को देखा था, और उसकी निगाहों को घूर रही थी कविशा की वो निगाहें। कविशा के लब कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि वो अपने भावों को बटोरना चाह रहे थे। बार बार कविशा अपने होठों को प्रेस कर कर अंदर की तरफ खींच ले रही थी, क्योंकि वो अपने अंदर उठ रहे तूफान को
कंट्रोल करना चाह रही थी। कविशा की सांसें तेज चल रही थी, जो अमाल के चेहरे को बराबर मालूम हो रही थी। एक के बाद एक छोटी छोटी सांसें ले रही थी कविशा, और उन्हीं सांसों के साथ कविशा ने सरेंडर कर दिया था अमाल के आगे अपने आप को। पीछे की तरफ अपना चेहरा झुका लिया था, जिससे वो गर्दन और गर्दन के नीचे की वो हर एक अंग अब अमाल की निगाहों के सामने थी। कविशा की वो दो बाहें जो अमाल की गर्दन में नागिन की तरह लिपटी हुई थी, उन्होंने ज़रा अपने आप को लंबा कर लिया था, और कविशा ने अमाल से दूरी बनाई थी, सिर्फ कुछ फासलों की, ताकि अमाल की निगाहें उसे पूरी तरीके से देख सके, उसे पूरी तरीके से प्यार कर सके, ताकि उस तूफ़ान के ग्राफ को वो नीचे ला सके। अमाल की निगाहें पहले गर्दन पर पड़ी, जिस पर चॉकलेट ऑब्ज़र्व कर चुकी थी, फिर उसकी कॉलर बोन पर पड़ी। कितना हाईलाइट हो गया था उसका वो कॉलर बोन, जैसे अमाल को पुकार रहा हो। फट से अमाल ने चॉकलेट उसके कॉलर बोन में रगड़ दी थी, और जैसे अमाल की जो इंडेक्स फिंगर है वो फिंगर नहीं, कोई चाकू का काम कर रही थी कविशा के दिल पर। एक तरफ से अमाल ने उस चॉकलेट को हटाकर अपनी फिंगर को हटाया, तो दूसरी तरफ से टंग को लगा दिया, जो जान ले लेने के लिए काफ़ी था कविशा की। कविशा ने फिर से एक सांस ली, अमाल, और उसी सांस के साथ अमाल का नाम लिया था, जैसे अमाल को और प्रोत्साहित किया था। अमाल के लब मुस्कुराए थे, उसके लबों पर चॉकलेट लगी हुई थी। उसने फिर से चॉकलेट अपने उस रैपर से निकाली और उन उभारों पर लगा दी। जैसे कविशा की सांस रुक गई। सांस के साथ साथ और क्या ही रुक जाना था, ये पल रुक गया, ये चल रही हवा रुक गई थी। बस वो एहसास था कविशा के पास, जो सिर्फ और सिर्फ अमाल का था और किसी का नहीं, ना इस हवा का, ना इस रात का। फिर से कविशा के वो पकड़ मजबूत हो गई थी अमाल की गर्दन पर। कविशा के नेल्स इतने बड़े नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अमाल की गर्दन पर कोई कांटे चुभा रहा है। इतनी तेज पकड़ थी उसके हाथों में। अमाल ने अब और ज़्यादा जुल्म किया। चॉकलेट तो लगानी थी, लगा दी थी, लेकिन अब चॉकलेट को हटाने की बारी थी। तो बस टंग ने अपना काम करना शुरू किया था। ये टंग भी तो शरारती हो जाती है ना। अपने आप सर्कल घूमने लगा था इस टंग का, और जैसे जैसे वो अपनी सर्कल घुमा रही थी, वैसे वैसे कविशा की सांसें उसे छोड़ सी रही थी। धीरे धीरे अमाल ने अपने सफ़र को नीचे की तरफ बढ़ाया। वो खूबसूरत गड्ढे वाला स्टमक उसका, बस जैसे अमाल को वहाँ डुबा ले गया था। उसकी उस नाभि में सिर्फ गड्ढा नहीं था, डुबा लेने का तरल पदार्थ था। अमाल ने अपनी टंग को वहाँ का सफ़र भी तय कराया था। जिस तरह उभारों पर वो सर्कल बना आई थी, उसी तरह अब उस नाभि की बारी थी। कविशा का दिल जैसे बाहर आ रहा था, रास्ता ढूंढ रहा था उसके रिब्स के बीच में से कि वो बाहर आ जाए और उसे राहत मिल सके, लेकिन नहीं, अभी कविशा को राहत नहीं मिलने वाली थी। वो अमाल के सामने बेपर्दा थी। अगर पर्दा था तो उस पर सिर्फ स्किन थी, और स्किन के ऊपर वो चॉकलेट जो धीरे धीरे हटा रही थी अमाल, बहुत प्यार से। अमाल की गोद में ही थी कविशा की वो पकड़ अब ढीली होने लगी थी, क्योंकि उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। धीरे से अमाल ने कविशा को उस सॉफ्ट गद्दे पर सुला दिया था, और अब जी भर कर देखा था अपनी कविशा को। वो चॉकलेट ऊपरी बॉडी पर हर जगह लग चुकी थी। बाकी था तो बचा हुआ हिस्सा। बस अमाल ने उस रैपर को अपनी फिंगर्स में लगाया था, और धीरे धीरे उसके पेल्विस से होते हुए जो घुमाव लिया था, बस कविशा वही सांस छोड़ चुकी थी। एक आह भरी थी उसने, और फिर से उसने अमाल का नाम लिया था। अमाल के लब अपना नाम सुनकर मुस्कुराए थे,
और उस मुस्कुराहट में बहुत कुछ था, बहुत कुछ। वो तकरार थी, अभी अभी जो कविशा की आंखें उसे चिता रही थी वो कटार थी, जिस कटार से उसका दिल घायल हुआ था वो थी। और बस अमाल ने भी ठाना था कि आज वो उसे नहीं छोड़ने वाली। अमाल के उस हाथ ने सफ़र तय किया था कविशा के उन इनर थाइस पर, और वो चॉकलेट को वहाँ संवार दिया था। संवारने में तो कविशा की हालत बुरी हो गई थी, लेकिन तब क्या होगा जब इस चॉकलेट को वहाँ से उठाया जाएगा। कविशा के हाथ ज़रा खिंचे थे और अमाल के बाजू को पकड़ ले गए थे। गर्दन पर तो उसने अपने नाखूनों के निशान दे दिए थे, लेकिन इस लेफ़्ट हैंड पे भी वो नाखून धंसा रही थी। कहने को नाम मात्र के उसके नाखून थे, लेकिन आज धंस रहे थे, लेकिन अमाल को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने काम में लगी हुई थी। उसने धीरे से अपने चेहरे को झुकाया और बस इनर थाइस पर अपनी टंग को लगाया। कविशा के दोनों हाथ झटके से आए और अमाल के सर में आके उसके बालों में उलझ गए। तब पूछ लिया था कविशा ने वहीं पर अमाल के सर को। अमाल ने धीरे धीरे वहाँ से चॉकलेट हटाना शुरू किया था। कविशा तड़पने लगी थी, कभी लेफ़्ट तो कभी राइट। अपने हाथ को कभी वो अमाल के सर में उसके बालों में जकड़ लेती, तो कभी एक हाथ निकाल कर इस सॉफ्ट से गद्दे को पकड़ना चाहती है। फाड़ देना चाह रही थी इस गद्दे को, इतनी बेचैन हो गई थी उसकी सांसें। नोच देना चाहती थी। उसकी आंखें बंद थी, बार बार वो वॉइस बॉक्स नीचे तो कभी ऊपर बढ़ रहा था। सांसें आवाज़ करने लगी थी। ये सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन ये नाकामयाब हो रही थी इन दोनों को सर्द फील करवाने में, क्योंकि अमाल के माथे पर पसीने की बूंदें पड़ने लगी थी और कविशा की गर्दन अब गीली होने लगी थी पसीने से। अमाल ने धीरे से अपने सीधे हाथ से कविशा के उस लेफ़्ट नी को पकड़ा था और ज़रा सा दूर कर दिया था। लेफ़्ट और राइट नी के बीच उसने जगह बनाई थी और फिर अपने आप को उस जगह में सेटल कर दिया था। सेटल करके उसने अपने नोज़ को ज़रा इनर थाई में रगड़ा था। इनर थाई से ज़रा लेफ़्ट घुमाई थी अपनी गर्दन। घुमाते ही फिर से एक धड़कन स्किप हो गई थी कविशा की। तेज़ चल रही थी उसकी सांसें तो अमाल की भी तेज़ थी, हालत तो अमाल की भी ख़राब थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कविशा बहुत बहुत बुरी हालत में थी। तभी उसकी इस बुरी हालत पर और चढ़ाव लिया था अमाल की उस नोज़ ने, क्योंकि वो उस स्पॉट पर जाकर टकरा गई थी। और बस अमाल के दोनों हाथ फिर से कविशा के सर पर आए थे और उसे जैसे वहाँ रोक देना चाह रही थी। उसका इशारा भाग गई थी अमाल और बस उसने वहाँ अपना काम शुरू किया था। उसकी नोज़ कभी अप तो कभी डाउन, कभी अप तो कभी डाउन। इस अप डाउन का साथ दिया था कविशा की कमर ने, और फिर ग्राफ ऊपर गया था, बहुत ऊपर। तेज हो गई थी अमाल की नोज़ की वो रफ्तार, और उसके हाथ जो थाई पर चल रहे थे वो कस ली थी उन्होंने अपनी पकड़ को। और बस वो ग्राफ अपने पॉइंट पर पहुंचा था और अमाल का नाम उसके कानों में गया था, जिससे ये साबित हुआ था कि अमाल ने फिर से अपनी मोहब्बत से पूरा किया है कविशा को। कविशा ने सांस छोड़ दी थी। उसका स्टमक कांपने लगा था। वो कंपन उसकी थाइस में भी फील हो रहा था, जो अमाल को भी साफ साफ महसूस हो रहा था। उसके लब मुस्कुराए थे। उसकी वो पकड़ जो थी हाथों की वो ढीली हुई थी। उसने अपने हाथों को उठाकर ज़रा अपने आप को ऊपर किया और अपने स्टमक को उस कांपते हुए चीज़ पर लगा दिया। अपने एल्बो पर अपना वेट रखा और चेहरा सीधा सामने किया कविशा के। कविशा की गर्दन उस तरफ थी। मेरी बेबी। जैसे ही अमाल ने ये कहा, कविशा ने सामने देखा। कविशा ने फ़ौरन से भी पहले अमाल के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और खींच कर अपने लबों से लगा लिया। वो गीलापन उसे भी फील हुआ था। बस दोनों के लबों ने एक दूसरे को छोड़ा ही नहीं।
थक गई थी कविशा, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि भरा किस उसने अमाल को दिया और अमाल के होठों ने रिसीव किया। एक दूसरे को चूम लेने के बाद बहुत सब्र से अमाल ने अपनी सर को कविशा के सीने में रख दिया और अपने बदन को छोड़ सा दिया। अमाल के बैक पर कविशा के दोनों हाथ आ गए थे। दोनों की सांसें अब नीचे की तरफ ढलने लगी थी। ये जो पसीने की बूंदें बनकर बह चुकी थी, अब इनमें सर्द हवा का असर हो रहा था, जो स्किन पर बखूबी पता लगाया जा सकता था। फट से दोनों की बाहें जकड़ी एक दूसरे में। दोनों ने आंखें बंद की। इन नीचे चलती हुई सांसों को दोनों ने महसूस किया। धड़कनों ने फिर से अपनी अपनी रिदम पकड़ी। दोनों ने बस महसूस किया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। सांसों से सांसें बातें कर रही थी, लब मुस्कुरा रहे थे दोनों के। कविशा की आंखें नम हो आई थी, तो वही कॉपी किया था अमाल की आंखों ने। फिर अपना चिन उठाया था अमाल ने और उसके चेस्ट पर रखकर उसे देखा था। कविशा की निगाहें झुकी थी। दोनों की निगाहें फिर से एक हुई थी, फिर मुस्कुरा दी थी। इस निगाह के बंधन में एक संतुष्टि थी, बहुत प्यारी, बहुत गहरी। फिर से ये दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते नजर आए थे। चेहरे का ग्लो ये ग्रीनी बल्ब ज़रा बढ़ा दे रहा था। जितना सुकून अंदर था, उतना ही इस टाइनी क्यूटी टेंट हाउस में था। ऊपर से ये ग्रीनी लाइट सोने पर सुहागा नहीं थी। ये टेंट जो हल्के हल्के हिल रहा था, क्या कबूतर की आंखें जग गई थी इनकी सांसों और इनकी आहों को सुनकर? हाँ शायद, क्योंकि वो भी आवाज़ करने लगे थे। तोते जो सोए हुए थे अपनी गर्दन को अपने ही बदन में घुसाए, वो कुछ 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 कहने लगे थे। क्या इन दोनों ने इन सब की नींद खराब कर दी थी? इन सब की आवाज़ें सुनकर दोनों के लब ज़रा खींचे थे। लगता है हमारी मोहब्बत की आवाज़ ने इनकी नींद खराब कर दी। अमाल ने अपनी बात कही थी, कविशा इस पर हंसती थी। अमाल ने अपने आप को कविशा से उतारा था और फिर कविशा के बगल में लेट कर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। ये खूबसूरत सा कंबल भी था यहाँ, उड़ा लिया था अपने ऊपर कविशा और अमाल ने, दोनों ने साथ में। वैसे चॉकलेट बुरी नहीं थी क्या? मतलब? कविशा ने भावे से कोड़ कर पूछा था। अरे मेरी जान, दुनिया से परे ऐसी चॉकलेट कौन ही बना पाएगा? तो तुम क्या चाहती हुई? चॉकलेट चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द और बोला ना तो फ्रिज में चॉकलेट का बंच पड़ा है। तो मैंने सिर्फ एक चॉकलेट खाने की इजाज़त दी थी, समझे? अमाल कपूर, बिल्कुल समझे। कविशा अमाल कपूर। हाँ, वो तो मैं हूँ। लगता है थकाने की जगह मैंने एनर्जी डाल दी। हाँ, बहुत सारी। और लगता है कोई चॉकलेट खाकर भी थक गया। थोड़ा सा। दोनों एक दूसरे में मुस्काए थे। वहाँ जो दो अजनबी से कदम थे, वो अपने आप को उस कमरे से बाहर निकाल चुके थे, लेकिन उन दो कदमों के हाथों में कुछ था जो वो यहाँ से ले जाने में कामयाब हो गया था। दरवाज़ा उसने उतनी ही सावधानी से बंद किया था जितनी सावधानी से वो दरवाज़ा खोल चुका था। आगे जल्दी जल्दी वो दो कदम बढ़े थे, तभी उसने अपने कदमों को रोका था और फिर वो सीढ़ियाँ तकने लगा था, टेरिस वाली। कौन है ये जिसे हवेली का हर कोना पता है, कहाँ छुपना है, कितनी सावधानी बरतनी है, सब कुछ? और इसे क्या पता कि अमाल और कविशा टेरिस पर हैं? धीरे से वो दोनों कदम अमाल और कविशा के रूम की तरफ बढ़े थे और बस वहीं रुक गए थे। और टेरिस पर ये खुशनुमा माहौल जिसमें दो बाहें एक दूसरे में समाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे।
कविशा अमाल के कंधे पर थी और अमाल के हाथ कविशा के गालों को सहला रहे थे। मेरी बीवी मुझे पूरा करती है और मैं अपनी जान को, है ना। मेरी सांसें तुमसे हैं अमाल, और मेरी धड़कनें तुमसे कभी। जानती हूँ मैं अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा प्यार करती हूँ। जानती हूँ कभी कभी डर लगता है। क्यों डर लगता है? कविशा ने कहा था कि कहीं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं है। कि अगर तुम्हारा ये ख्याल भी आए दिल में तो झटक देना। जानती हूँ मेरी बीवी, लेकिन क्या ये क्या डरती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता है क्या? कोई नहीं। फिर से कहो, एक है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। ये कहते हुए अमाल ने कविशा को और ज़्यादा अपने करीब किया था, जैसे करीब नहीं करना चाहती, अपने अंदर समा लेना चाहती है। और फिर सांस भरकर छोड़ दी थी। दोनों ने महसूस किया था, दोनों ने एक दूसरे को। अमाल, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो मेरी बीवी, क्या बात करनी है? वो जो जिस ज़मीन के पेपर पर मेरे साइन करवाए गए थे एक बार, जिस पर वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हॉस्पिटल बनना था, वो कब तक तैयार होगा? अरे ये अचानक से। हाँ, बनी की जो माँ है वो गांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। काका ने बताया शायद उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। और क्या कि वो बचे ना। हाँ, वो बच्ची वो कैसे रहेगी अमान? तो वो हॉस्पिटल कब तक बनेगा? मेरी जान, वो तुम्हारा हॉस्पिटल है। मेरा? हाँ, तुम्हारे साइन इसीलिए तो हुए ना। वहाँ जो भी काम होगा तुम्हारे साइन के बगैर नहीं होगा। उसी दिन वो ज़मीन मैंने तुम्हारे नाम खरीद ली थी, और फिर उस पर उस हॉस्पिटल की इमारत बनाने की मंजूरी भी दिलवा दी थी। तो जो भी काम देखना है, जो भी करवाना है, जाओ ऑर्डर दो और हो जाएगा। कविशा ने अपना चेहरा अमाल के सीने पर ही उठाकर उसे देखा। उसकी निगाहें खाली थी। मोहब्बत और इज्जत के सिवाय अभी उन निगाहों में कुछ नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। क्या हुआ? तुमने मेरे नाम पे वो? हाँ, मेरी बीवी। अपनी बीवी के नाम नहीं करूँगी तो किसके नाम करूँगी? उसी दिन हम ये कहते हुए अपनी आंखों में से आंसू छलकाते हुए पटक सा दिया था कविशा ने अपना सर अमाल की गर्दन में, जिससे उसका सर अमाल की चिन पर लग गया था। बीवी जान निकालने के लिए सिर्फ निगाहें काफ़ी हैं तुम्हारी। मारना ज़रूरी नहीं है। सॉरी। क्या हुआ? आई लव यू अमाल। अमाल कपूर, मेरी और रूह की एक है। आई लव यू टू रूह की भाभी। अपने आप को पूरा समेट दिया था कविशा ने अमाल की बाहों में। कि अगर हमारे गांव में वो हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया तो कितने लोगों की जान बच जाएगी अमाल। बहुत लोगों की। वो तो उसी दिन मैंने ठान लिया था बीवी कि मुझे करना है, और बस इमारत जल्दी खड़ी हो जाए। क्या ऊंची इमारत खड़ी करना ज़रूरी है? हम 20 इमारत खड़ी करके
हॉस्पिटल चालू नहीं करवा सकते? मैंने कहा ना मेरी बीवी, जो कराना है जाकर कराओ, पॉइंट से ऑर्डर दो, ऑर्डर पूरा होगा। हम्म? मुस्काते हुए फिर से अपनी आंखें बंद की थी अमाल की गर्दन में कविशा ने। एक दूजे को चूमते हुए ये दोनों अपनी आंखें बंद कर चुके थे, नींद की आगोश में गुम हो गए थे। ये तोता मैना जो बेचारे जाग गए थे, वो अपना अपना प्रोग्राम ख़त्म करके सो गए थे। कबूतरों को ज़रा वक्त लगता है तो बस वही बिज़ी थे अपने आप में। आप लोग भी ज़रा बिज़ी हो जाइए अपने दूसरे कामों में, क्योंकि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब जानेंगे, सुनेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, और क्या ही किया जा सकता है। हाँ, हंसो हंसो, मुस्कुराओ। मुस्कुराने के लिए तो कोई पैसा वैसा नहीं लगता। हाँ, जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा नहीं लगता। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी परेशान दोबारा करूँगी। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।